हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है केमिकल रिएक्शन। आप देखो, हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों। तो दो टाइप के बेसिकली चेंज होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। कौन कौन से चेंज होंगे, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब ये ऐसे चेंज हैं जहाँ पे हम समझ पाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो सबसे पहले फिज़िकल चेंज, ऐसे चेंज जो एक बार होंगे और वापस से अपनी स्टेट में फिर से आ जाएंगे। इसको आप बोल सकते हो कि रिवर्सिबल, क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज या रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे आप देखते हो कि आपने एक आइस का पीस लिया और ये आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, और वाटर फिर से कन्वर्ट हो सकता है हीट देने के बाद, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वेपर्स में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ इसकी स्टेट चेंज हो गई। अगर मान लो हम इस पे टेम्परेचर को वापस से कम कर दें, कूल कर दें, तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो ये चेंज क्या है, फिज़िकल चेंज और रिवर्सिबल, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म और वापस से उसी फॉर्म में आ सकता है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, फिज़िकल चेंज। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे अगर आप केमिकल चेंज की बात करते हो तो केमिकल चेंज में अगर एक बार चेंज हो गया तो वापस उस फॉर्म में नहीं आ सकता है। जैसे कि बर्निंग, आपने सबने देखा है बर्निंग। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बर्निंग ऑफ पेपर, तो आपने पेपर को बर्न किया, फिर आप सोचो कि वापस से आपको पेपर मिल जाए, क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो ये ऐसा चेंज क्या हुआ, केमिकल चेंज। आपने कई बार देखा होगा कि प्लांट ग्रो करते हैं, तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ग्रो करके फिर से छोटे हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्या होगा, केमिकल चेंज। प्लांट्स के अलावा एनिमल्स भी एक बार ग्रो करके फिर से छोटे नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज। इसके अलावा आपने अपने सराउंडिंग में और भी कई सारे देखे होंगे, जैसे कि फूड का डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन भी क्या है, केमिकल चेंज। कुकिंग, आपने बिल्कुल डेली लाइफ में देखा है, कुकिंग, फूड को कुक करने के बाद आप उसकी वापस उसी स्टेट में नहीं ला सकते हो। फिर आपने और भी चेंजेस देखे होंगे केमिकल चेंज, जैसे मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क से आप क्या बना रहे हो, कर्ड। आपको किसी ने कहा कि हमारा मिल्क वापस करो, कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। तो हम जैसे फिज़िकल चेंज को कह रहे थे रिवर्सिबल, तो हम क्या इसको रिवर्सिबल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये रिएक्शंस क्या होती हैं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो अब हम उसको पढ़ेंगे रिएक्शन के फॉर्म में कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो जो भी सब्सटेंस क्या हो रहा है जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है, सपोज़ आपने कुकिंग किया, तो कुकिंग के पहले आप कुछ रॉ मटेरियल लोगे, और जब आप रॉ मटेरियल लेते हो तो उस रॉ मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, क्योंकि कुक होने के बाद तो उसका शेप, साइज़ सब कुछ चेंज होने वाला है, कलर भी चेंज हो जाता है, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंज के बाद बहुत सारे चेंजेस होंगे, है ना। और उसके अलावा क्या होगा कि सब्सटेंस ही बदल जाएगा। तो जो आपने पहले रॉ मटेरियल लिया है फॉर द रिएक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और आफ्टर रिएक्शन जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, आफ्टर रिएक्शन जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो देखो, रिएक्शन के बाद हमारे पास जो बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। और यहाँ पे चेंज कौन सा हो रहा है, केमिकल चेंज। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या बन गया, अब प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन के टाइम पे जब रिएक्शन हो रही होती है तो हम पहचानेंगे कैसे कि रिएक्शन हो रही है, सबसे बड़ी बात यही है। तो केमिकल चेंज और रिएक्शंस को पहचानने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे जब भी रिएक्शन हो रही होगी तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। आप कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन हुई,
तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हो सकता है कि कोई सी गैस रिलीज़ हो, ठीक है, क्या होगा और कि गैस के अलावा कुछ स्मेल होगी या फिर कुछ फ्रेगरेंस होगी, हो सकता है कि कुछ अच्छी सी खुशबू आए या फिर ना आए, या इसको हम साइंस में कहते हैं ओडर, तो कुछ ओडर प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। इसके अलावा क्या होगा, हो सकता है कि हीट इवॉल्व हो, हीट इवॉल्व होगी तो भी हम समझेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। और कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई सी गैस रिलीज़ हुई, ठीक है, कुछ स्मेल टेस्ट चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर भी हम क्या लेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में, कि आप किसी भी रिएक्शन को कैसे पहचानते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। और हमेशा रिएक्शन का, जैसे रिएक्टेंट का हमने एग्जांपल नहीं लिया था, जैसे आपने लिया मिल्क और मिल्क बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में, तो कर्ड आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट, और मिल्क क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट, है ना। तो जब मिल्क से कर्ड फॉर्म होता है तो आपने देखा होगा कि इसका शेप टेक्सचर चेंज हो जाता है, मिल्क की ओडर अलग टाइप की होती है, कर्ड की ओडर अलग होती है ना, और मिल्क का टेस्ट अलग होता है, कर्ड का टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ और लिखेंगे कि समटाइम प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट करते हैं हम किस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। हमने यहाँ हेडिंग लिखी ना, रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशंस के फॉर्म में। और जैसा मैंने अभी बताया था कि हम जो रॉ मटेरियल है, जो रिएक्शन चेंज होने वाला है, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, लेफ़्ट साइड में। तो ये आपका लेफ़्ट साइड है, यहाँ आपने क्या लिखा, रिएक्टेंट, और यहाँ राइट साइड में आप क्या लिखोगे, राइट साइड में आप लिखोगे प्रोडक्ट, और इस बीच में प्लेस किया जाता है एक एरो, ठीक है। ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रॉ मटेरियल था, इसमें केमिकल चेंज हुआ और अब ये नया फॉर्म हो गया है, ठीक है। फिर आप देखो लेफ़्ट और राइट का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा जैसे इस केमिकल रिएक्शन में अगर कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या कोई लाइट यूज़ हो रही है, या फिर कोई केमिकल को यूज़ करना पड़ रहा है रिएक्शन के लिए, तो उसको हम इस एरो के या तो ऊपर लिखेंगे या फिर हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझी कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और यहीं पे अभी हम समझेंगे कि कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, सपोज आपने सबने बचपन में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, सबने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या क्या यूज़ किया, रॉ मटेरियल। तो देखो प्लांट्स के पास सबसे पहली कंडीशन एक तो क्लोरोफिल, है ना, दो चीज़ तो हमको चाहिए ही, कि एक तो क्लोरोफिल होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और सनलाइट नहीं होगी तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अगर आप देखो रॉ मटेरियल्स आपको क्या रिक्वायर्ड था, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, CO2, वाटर और क्या चाहिए, सनलाइट। तो इस सनलाइट को हम कहाँ लिखेंगे, इस एरो के ऊपर। और हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल। इन दोनों के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती, तो हमने क्लोरोफिल को एरो के नीचे लिख दिया। अब इस दोनों के कंबाइन होने से फॉर्म क्या होता है, फोटोसिंथेसिस है। तो हमने पढ़ा है कि क्या फॉर्म होता है, स्टार्च, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये होगा C6H12O6,
जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। और क्या फॉर्म होता है, ऑक्सीजन और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप देखिए रिएक्शन आपके सामने है। इस रिएक्शन को मैं अभी बैलेंस कर रही हूँ। देखते हैं बैलेंसिंग अभी आपको मैं सिखाऊंगी। सबसे पहले आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, लेकिन सनलाइट एंड क्लोरोफिल नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी। फिर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी बाहर। हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी केमिकल चेंज में गैस भी इवॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। और जो नया फॉर्म हुआ है ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो आप सभी ने समझा कि हम लोग हमेशा रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखेंगे और बीच में एरो लगाएंगे जो कि प्रेजेंट करता है कि रिएक्शन हो रही है। और जो भी कैटलिस्ट है उस एरो के या तो ऊपर या तो नीचे मेंशन करेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, हम एक और एग्जांपल लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यू रिएक्शन, एक और एग्जांपल, जैसे कि रिएक्शन हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। तो मैग्नीशियम है हमारे पास एंड ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg, एंड ऑक्सीजन का सिंबल O। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ O नहीं लिखेंगे, जब भी ऑक्सीजन गैस लिखी जाती है तो वो O2 होता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैम ये O2 था, ये Mg है, यहाँ पे एक O कहाँ चला गया, आप सोच रहे होगे ऐसा। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्या होता है और बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमने 9th क्लास में पढ़ा था एक लॉ। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब क्या होगा कि जब भी आप मास की बात कर रहे हो तो मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 टाइम्स, और यहाँ ऑक्सीजन 1 टाइम है। मैग्नीशियम तो सिंगल ही है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसको ले लिया 2 टाइम्स। तो हमने लिया अभी 2MgO। तो जब हमने इस पूरे पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम में कितना हो गया, 2 टाइम्स। तो हमको अब यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। मतलब कि रिएक्टेंट में जितना भी मास था, रिएक्टेंट में जितना मास प्रेजेंट है, मैग्नीशियम कितना है, 2 मैग्नीशियम, तो मास मैग्नीशियम का भी 2 टाइम्स और यहाँ पे भी 2 टाइम। तो आप देखो यहाँ पे कि क्या होगा, मैग्नीशियम कितना हुआ, 2 है, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एटम्स प्रेजेंट हैं, आयन्स प्रेजेंट हैं, उतने ही मॉलिक्यूल, एटम और आयन कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट में। सबको समझ में आ रहा है। तो आपका ये बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन, इसको हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम बैलेंस क्यों करते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
को फॉलो करने के लिए हम सारी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो भी रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में है दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, या फिर जो भी मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों मास सेम होना चाहिए। तो चलिए अभी हम बैलेंस करते हैं एक इक्वेशन। हमने लिया है C2H6 की बर्निंग। C2H6 क्या होता है? ईथेन, और इसको हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ ऑक्सीजन गैस को मैं रिप्रेजेंट करूँगी एयर, और जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सबसे पहली स्टेप जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमारा पहला काम है कि आप इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर दो। इनक्लोज इन अ बॉक्स। आपको क्या करना है? सबसे पहले इनको एक बॉक्स में इनक्लोज करना है। और बॉक्स में इनक्लोज क्यों कर रहे हैं हम? इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये कंपाउंड्स चेंज नहीं होंगे, इनके नंबर्स चेंज हो सकते हैं। सपोज़ वाटर मॉलिक्यूल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन H2O ही रहेगा। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये एज इट इज़ रहेंगे, बस इनके नंबर्स जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम दूसरी स्टेप क्या लेंगे? दूसरी स्टेप लेंगे हम कि जहाँ पे हमको क्या करना है? काउंटिंग करनी है कि हमारे रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया, यहाँ पे हमने मेंशन किया है एलिमेंट्स बिफोर बैलेंसिंग एंड आफ्टर बैलेंसिंग। बिफोर बैलेंसिंग में रिएक्टेंट में बिना बैलेंस किए कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? सब कार्बन 2 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 2 है। तो हमने यहाँ मेंशन कर लिया। प्रोडक्ट में देखिए आप, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 2 है। तो ये हमने लिख लिया है पहले से कि जो भी बैलेंस करने के पहले हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। फिर इसके बाद तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं काउंटिंग द एटम्स। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है? हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि आपको बार बार ट्राई करना है। सबसे पहले जैसे ये सब सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं तो आप इनको ट्राई करोगे कि 2 से मल्टीप्लाई करो बैलेंस करने के लिए। अगर 2 से बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर 3 टाइम से, फिर 4 टाइम से। तो हम ऐसे बार बार बैलेंस करके देखेंगे कि बैलेंस हो पा रहा है या नहीं, और हमको दोनों तरफ ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर्स को सेम करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कार्बन से। तो हमारे पास कार्बन का नंबर कितना है? 2 टाइम्स। तो अगर हम यहाँ पे इस कार्बन को भी क्या करें? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स करने के लिए हमको इस बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कार्बन 2 एंड ये वाले कार्बन भी 2। अब कितने हो गए हमारे कार्बन दोनों साइड? 2। अब ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो गया। ऑक्सीजन हो गई 4 + 1 5। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई हमारी 5 और यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो अभी भी ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये हमारे पास एक ऑड नंबर है और ये एक इवन नंबर है। हमें ऐसा फिगर लाना है कि दोनों इवन नंबर में आ जाए और सेम हो जाए। तो ठीक है, ये वाला तो बैलेंस नहीं हो पा रहा। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें? देखो आप ध्यान से कि अगर हम इस कार्बन को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या होगा? 3 × 2 = 6 कार्बन, और ये भी कितना हो जाएगा? 3 कार्बन। तो भी बैलेंस नहीं हो रहा है। चलो आप देखो, कार्बन हमारा 2 टाइम्स है और ये भी 2 हुआ, हाइड्रोजन 6 है और 6 3 टाइम्स हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। 2 चलो देखते हैं। अभी हमने इसको किया 2 टाइम्स। कार्बन हमारे पास है 2 टाइम्स और यहाँ पे भी कार्बन 2 टाइम्स हो गया। अब हमारी हाइड्रोजन कितना है? 6। तो यहाँ आप देखो हाइड्रोजन 2 है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितनी है? 6। लेकिन आप ऑक्सीजन के नंबर काउंट करो तो ये कितना ऑक्सीजन है? 2 × 2 = 4, 4 + 3 7। तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? आप देखिए, ट्राई करिए। सबसे पहले अब 2 टाइम्स में तो नहीं हो रहा है
फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन के नंबर कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4। तो हमें इसको भी 4 करना है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला कार्बन भी कितना हो गया, 4 टाइम्स। अब आप काउंट करो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 2 ज़ा 12। तो रिएक्टेंट में मेंशन कर देंगे 12 हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को भी हमको 12 करना है, तो 12 करने के लिए हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 12। तो हमारे प्रोडक्ट का भी हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब आपको काउंट करना है ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन देखिए प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 4 ज़ा 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 8 और प्लस 6 ऑक्सीजन। तो 8 + 6 कितना होता है, 14। और हमको यहाँ पे भी कितने करना है, 14 ऑक्सीजन। तो आप 14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 14 डिवाइड बाय 2 तो 7 आ गया। अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 7 2 ज़ा 14। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी थी, हमने अभी काउंट की थी कि 4 2 ज़ा 8 + 6 कितनी हो गई, 14। अब आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर सेम हो चुके हैं। इसका मतलब है इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप हमने क्या की है, इनक्लोज इन अ बॉक्स, मतलब आपको इन कंपाउंड्स को एक बॉक्स में बंद करना है। उसके बाद काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हिट एंड ट्रायल, मतलब आप ट्राई करोगे कि 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें और बैलेंस करने की कोशिश करें। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन हो गया 4, यहाँ पे भी कार्बन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन के नंबर 4। फिर हाइड्रोजन हमारा 6 2 ज़ा 12 हो गया था, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। इस हाइड्रोजन को 12 करने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 12 हो गया। और उसके बाद हमने इस ऑक्सीजन को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, और यहाँ पे तो पहले से 14 हो चुका था। आप सभी को ये होमवर्क सॉल्व करना है, या आपकी NCERT बुक के एक्सरसाइज के हैं, पेज नंबर 14 15 या फिर 16 में हो सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। आपको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को। मैं एक बार डिक्टेट कर दे रही हूँ, HNO3 + CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। फिर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। फिर आप देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट है, और रिएक्ट हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, और प्रोड्यूस हो रहा है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आप देखिए बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द कॉपर क्लोराइड एंड इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर सॉलिड। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे मैसेज करिए और कमेंट करिए। हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन। ये हमारे NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस है तो हम क्या लेंगे, H2, क्योंकि मॉलिक्यूल है, और गैस का सिंबल स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन N2 और ये भी गैस है तो स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो हम अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए आप ध्यान से, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है तो अब हम यहाँ पे भी नाइट्रोजन को क्या करेंगे, 2 टाइम्स। जब हमने अमोनिया के नाइट्रोजन को 2 टाइम्स किया तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6। अब हमको यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 6 करना है तो हम यहाँ पे सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपकी हो गई इक्वेशन बैलेंस 3H2, तो मीन्स ये हो गया 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होगी, H2S, और गैस है तो इसमें भी हम लोग स्मॉल g रिप्रेजेंट करेंगे।
अब देखिए आप बर्न इन एयर, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि एयर के बिना बर्निंग पॉसिबल नहीं है, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ही कारण बर्निंग होती है। तो यहाँ पे हम एयर की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन O2 गैस, और स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये भी गैशियस फॉर्म में है। अब आपको प्रोड्यूस क्या हो रहा है, टू गिव वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला H2O लिक्विड फॉर्म में है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब हमको इसको बैलेंस करना था, तो चलिए अभी बैलेंस कर लेते हैं। आप देखिए ध्यान से, सल्फर सेम है 1 और 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस H2S को 2 टाइम्स ले रहे हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं कि 1 टाइम तो ये ऑलरेडी है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस पे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा सल्फ़र हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी हम सल्फ़र को 2 टाइम्स कर देते हैं, ये हो गया हमारा सल्फ़र 2 टाइम्स। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 टाइम्स। नेक्स्ट बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप देखिए 2 + 4, 4 + 2 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब आप ध्यान से देखिए हाइड्रोजन 4, 2 × 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 × 2 4, सल्फ़र 2 टाइम्स, सल्फ़र 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी आप देखिए 2 और 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6 ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, तो पोटेशियम का सिंबल होता है K और मेटल सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पे हो गया K इन सॉलिड फॉर्म, तो स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे हम सॉलिड के लिए। फिर इसके बाद हमारी इक्वेशन में क्या है नेक्स्ट, वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो वाटर लिक्विड फॉर्म में है, क्या फॉर्म हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, तो ये हो गया KOH। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बैलेंस करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ 3 टाइम्स है, तो मैं सेम पोटेशियम को करूँगी 2 टाइम्स, कर दिया, तो यहाँ पे भी पोटेशियम क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स, ये हो गई हमारी 2 पोटेशियम, यहाँ पे भी 2 पोटेशियम, और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन क्या है सिंगल, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन हो गई 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 4, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 + 2 4 टाइम्स, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। आपको अपनी एक्सरसाइज से ऐसे ही सिमिलर और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि पेज नंबर 14, 15 और 16 में होंगे। और आपको जो भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।